हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स 5th चैप्टर और आज है लेक्चर नंबर 6। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम चुंबकत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं, कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जो आपको समझनी है चुंबकत्व को समझने के लिए। तो विशेष रूप से ध्यानपूर्वक एक एक डेफिनेशन को समझेंगे। मैं डेफिनेशंस को यहाँ लिखूँगा भी, जिससे आपको नोट्स बनाने में किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम? सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस related to magnetism। तो इसमें सबसे पहली डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, पहला टर्म पढ़ेंगे, पहली राशि पढ़ेंगे, चुंबकीय तीव्रता। बच्चों ध्यान से समझना, ये जो डेफिनेशंस हैं उनके जो नाम हैं इन टर्म्स के, इन राशियों के, वो मिलते जुलते हैं, बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। चुंबकीय शब्द ही ज़्यादातर यूज होगा। तो चुंबकीय तीव्रता दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। देखो बच्चों, एक राशि हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, आगे एक परिभाषा आएगी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो एक जैसे लगेंगे ना। तो चुंबकन की तीव्रता पढ़ेंगे, ये चुंबकीय तीव्रता है। तो कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है, बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि ये टॉपिक आपको भली भांति समझ में आए। या बच्चों हम ये भी कह सकते हैं चुंबकन क्षेत्र, चुंबकन क्षेत्र। इनको बच्चों किससे लिखते हैं? क्वांटिटी H से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, ये बात ध्यान रखेंगे। जो चुंबकीय तीव्रता है, या हम चुंबकन क्षेत्र भी कह देते हैं, दैट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड, या फील्ड ऑफ मैग्नेटाइजेशन कह सकते हैं, एक ही बात है। या मैग्नेटाइजिंग फील्ड कह दें, मैग्नेटाइजिंग फील्ड ये कह लें। एक नाम और भी हो जाता है इसका बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कि इसको चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य भी कह देते हैं। तो कहीं कुछ लिखा मिल जाएगा, कहीं कुछ, तो कन्फ्यूज़न पैदा ना हो तो मैं जो इनके संभावित नाम हैं वो लिख देता हूँ। चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य, इट इज़ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। आगे लिख दूं या यहीं लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड और कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा मिल जाएगा कि चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों ऐसे कई नाम हैं, तो मेनली आप ये नाम ध्यान रखें, ये ज़्यादा पॉपुलर है, चुंबकीय तीव्रता। और ये भी, ये दो नाम तो विशेष रूप से आप याद ही रखेंगे। इन सब का अर्थ एक ही है, यानी हम H की बात कर रहे हैं, जिस क्वांटिटी को हम H से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं बच्चों। तो चुंबकीय तीव्रता क्या है, यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, चुंबकन क्षेत्र क्या है, ये सीखना चाह रहे हैं। तो बच्चों देखो, जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखते हैं और वो चुंबकित हो जाता है, तो बाहर से जो हमने क्षेत्र लगाया था वही क्या कहलाता है? चुंबकन क्षेत्र। बात समझ में आ गई? जैसे मैं किसी एक लोहे के टुकड़े को, एक लोहे की छड़ को बच्चों, जैसे ये एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दूं, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, आप देख रहे हैं।
और भी बना सकते हैं, और पास पास भी कर सकते थे, और पास पास कर दें। ये समांतर है, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये जो बच्चों क्षेत्र है जिसमें किसी लोहे के टुकड़े को रख देने से, यहाँ लोहे के टुकड़े का ही उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं जो चुंबकित हो रहे हैं वो कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें पैटर्न्स अलग अलग आएंगे। यानी तो यहाँ जैसे मैंने लोहे का टुकड़ा रखा तो ये चुंबकित हो जाएगा बच्चों, तो ये तो एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। इसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को जो इसको चुंबकित कर रहा है क्या है, चुंबकन क्षेत्र, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो चुंबकीय तीव्रता से नापी जा रही है। इस क्षेत्र की जो प्रबलता है, यानी एकांक स्थान से लंबवत एकांक क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, वही क्या है, चुंबकीय तीव्रता है, यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। यानी इस फील्ड की तीव्रता ही क्या है, इसकी प्रबलता को हम किससे नापेंगे, चुंबकीय तीव्रता से। किसको, जो बाहर से हमने क्षेत्र लगाया था जिसकी वजह से वो टुकड़ा चुंबकित हुआ है बच्चों। इसका मतलब ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ नॉर्थ पोल रहा होगा और इधर साउथ पोल रहा होगा, तभी तो बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ में गई, और इस चुंबकीय क्षेत्र में इस स्थान में हमने लोहे के टुकड़े को रखा। तो बच्चों जब ये चुंबकित होगा तो इसमें विपरीत ध्रुव प्रेरित हो जाएंगे, यानी इधर साउथ पोल, इधर साउथ पोल, और इधर बन जाएगा नॉर्थ पोल। यानी साउथ पोल की तरफ नॉर्थ पोल डेवलप होगा और साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ साउथ पोल डेवलप होगा। ऐसा कब है बच्चों, ये सिचुएशन कब है, जब हमने लोहे के टुकड़े को यहाँ पर रखा है, यानी आगे पढ़ेंगे आप, यानी लोह चुंबकीय पदार्थ को रखा है। तो बच्चों इसमें चुंबकन उत्पन्न हो गया तो इसमें भी बल रेखाएं उत्पन्न होंगी। तो देखो एक तो चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया जो बाहर से हमने लगाया है, वही क्या है, चुंबकीय तीव्रता। इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो ये चुंबक बन गया। तो जब ये चुंबक बन गया, ये पदार्थ अभी साधारण लोहे का टुकड़ा था, अब ये बन गया चुंबक, तो इसका भी एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, और बल रेखाएं नॉर्थ से निकलकर डॉट डॉट करके बना रहा हूँ इसके जो चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे नॉर्थ से निकलकर ये इस दिशा में जाएंगी बच्चों। इन बल रेखाओं को जो इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण है, स्वयं जो इसमें चुंबकन जो पैदा हुआ उसके कारण, वो डॉट डॉट बना देंगे। अंदर भी जाएंगी ऐसे, अंदर बंद वक्र होती हैं बच्चों ये। तो यहाँ पर देखें बच्चों, अब अगर हम डॉट डॉट वाली रेखाएं न देखें, और भी होंगी, इधर प्रवेश कर रही होंगी बच्चों, बात समझ रहे हैं। तो जब इसमें चुंबकन नहीं हुआ था तब केवल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र वाली क्षेत्र रेखाएं इसमें से गुजर रही थीं, लेकिन अब इसकी खुद की ओर हो गई। बात समझ रहे हैं, जो कि इसी दिशा में है, देखो ऐसे जा रही हैं साउथ टू नॉर्थ, ये ऐसे ही जाएंगी, अंदर जो होंगी नॉर्थ से निकलकर साउथ में, और चुंबक के अंदर साउथ की तरफ से, और ये भी ऐसे जा रही थी। तो यहाँ बच्चों चुंबक के अंदर बल क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ गई। एक तो वो क्षेत्र रेखाएं हैं जो इसमें से गुजर रही हैं, देखो इस चुंबकीय पदार्थ से ये वाली बाह्य क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, इसकी खुद की ओर बन गई, वो भी इसी दिशा में गुजर रही हैं। तो यहाँ अब संख्या यानी सांद्रता बढ़ गई, क्षेत्र रेखाओं की संख्या अब बढ़ गई। तो यहाँ दो प्रकार के क्षेत्र हो गए बच्चों, एक तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, जिसको हमने कहा था चुंबकन क्षेत्र, जिसकी वजह से इसमें चुंबकन उत्पन्न हुआ है, ये चुंबकित हुआ है ये पदार्थ, और एक इसके स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र। इस जब ये चुंबकित हो चुका तो इसका खुद का चुंबकीय क्षेत्र, उसकी भी क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। तो अगर इनका परिणामी देखें तो यहाँ क्षेत्र रेखाएं विपरीत हैं बच्चों, और यहाँ क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में हैं। तो अगर इनका परिणामी, इन दोनों फील्ड्स का परिणामी बनाऊं मैं तो कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों, जैसे ये था। तो क्या होगा, यहाँ अंदर बल रेखाओं की संख्या अधिक हो जाएगी, यहाँ क्षेत्र कमज़ोर हो जाएगा, जो गुजर रही थी वो तो गुजर ही रही थी, बढ़ जाएंगी संख्या। संख्या कैसी होगी, अंदर बढ़ जाएगी।
जो स्टेट जा रही थी वो तो जा ही रही थी। इस तरीके से होगा, यानी यहाँ क्षेत्र संख्याएं दोनों का योग होगा, एक तो स्वयं की और एक बच्चों एक कौन सी होंगी, जो इसके चुंबकीय क्षेत्र से प्रेरित हुई थी। तो दो प्रकार के क्षेत्र थे बच्चों। तो दो प्रकार की क्षेत्र रेखाएं से यहाँ पे संख्या बढ़ गई। तो अब आगे अगला टर्म समझाएंगे बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट लें। इस चुंबकन क्षेत्र की मैं यहाँ पर परिभाषा लिख देता हूँ, आपकी समझ में आ गई होगी। वैसे जो क्षेत्र किसी पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता रखता है वही चुंबकन क्षेत्र कहलाता है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों मैंने डेफिनेशन लिख दी कि वह चुंबकीय क्षेत्र जो उसमें रखे गए पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता रखता है चुंबकन क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता H कहलाता है। ये बाहर से जो हमने क्षेत्र लगाया था जिसकी वजह से इस पदार्थ के अंदर चुंबकन आ गया था, ये पदार्थ चुंबकित हो गया था, वह क्या कहलाता है बच्चों, चुंबकीय तीव्रता H से लिखेंगे। एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों, मैं यहाँ बता देता हूँ, ये सदिश राशि है तो ये वेक्टर H हुआ, ऐसे लिखेंगे सदिश रूप में, सदिश राशि है। मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक इसका बच्चों एम्पियर प्रति मीटर। बच्चों अब चलते हैं सेकंड क्वांटिटी पर, जिसका नाम है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। इसको हम चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण भी कह देते हैं। ये दोनों नाम से पढ़ा जाता है, किसी बुक में आपको ये नाम मिलेगा, किसी में ये मिलेगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व दैट इज मैग्नेटिक फील्ड डेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या चुंबकीय प्रेरण दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको बच्चों किससे लिखेंगे, बी से। किससे लिखा जाता है, बी से। जो आपने चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था पीछे अब तक उसी तरीके से है। तो अभी बच्चों मैंने एक बात बताई थी, आपको समझ लें कि जैसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में मैंने ये कोई लोहे का टुकड़ा रखा, समझना ध्यान से। तो जैसे यहाँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र मैंने लगाया बच्चों, ये लाइन तिरछी हो गई, चलिए आप सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये समांतर रेखाएं बच्चों इस तरीके से, तो इधर से जा रही थी तो इधर नॉर्थ पोल रहा होगा, इधर साउथ से यहाँ का जो पोल रहा होगा नॉर्थ रहा होगा, इधर साउथ पोल रहा होगा। तो मैंने बताया था कि लौह चुंबकीय पदार्थ को रखने पर इधर साउथ और इधर नॉर्थ डेवलप हो जाएगा। तो ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं, तो यहाँ बच्चों ये चुंबकित हो गया, तो इसकी भी एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी जो नॉर्थ से चलेंगी और साउथ में। इस तरीके से इनको मैं बनाता हूँ, इस तरीके से ऐसे बंद वक्र बनाएंगी। ऐसे ही यहाँ नॉर्थ से निकलकर साउथ में। तो यहाँ बच्चों इसके अंदर संख्या बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, अब क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी। नॉर्थ से निकलकर बाहर विपरीत दिशा में है, ये अंदर एक ही दिशा में है। एक तो यहाँ दो प्रकार की क्षेत्र रेखाएं दिख रही हैं बच्चों, एक चुंबकन क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं, चुंबकन क्षेत्र जो हमने बाहर से लगाया था, चुंबकन क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं, और दूसरी कौन सी दिख रही हैं, चुंबकित पदार्थ की क्षेत्र रेखाएं। पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यहाँ दो प्रकार की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो गई बच्चों। एक तो चुंबकन क्षेत्र की
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो गई, और एक इस चुंबकित पदार्थ के जो चुंबकित हुआ है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हुई थी। और अभी मैंने बताया था कि यहाँ सांद्रता बढ़ गई, एक तो खुद की जो उत्पन्न हुई वो, और बाहर से चुंबकन क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं थी वो। तो यहाँ संख्या आपको देखो ज़्यादा दिख रही होगी इसके अंदर, और यहाँ परिणामी क्षेत्र कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ विपरीत दिशा में है। चुंबकन क्षेत्र की क्षेत्र रेखा इधर जा रही है और इस चुंबकित पदार्थ की क्षेत्र रेखा इधर जा रही है, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल हो जाएगा और यहाँ परिणामी क्षेत्र। तो इन दोनों के कारण जो क्षेत्र हैं बच्चों, एक चुंबकन क्षेत्र और एक इस चुंबकित पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र, उन दोनों का योग कर दिया जाए, यानी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली लंबवत जो क्षेत्र रेखाओं की संख्या है वही क्या हो गई, चुंबकीय प्रेरण, यानी इन दोनों का योग। अब यहाँ टोटल देखनी है, एक तो चुंबकित पदार्थ की स्वयं की और एक ये जो बाहर से हमने दिखाई थी वो वाली। इनको बच्चों आप अलग अलग कलर की बनाना, जैसे इन रेखाओं को आप नीली पेंसिल से बना रहे हैं, नीली बॉल पेन से बना रहे हैं, तो इनको रेड से मतलब डिफरेंट, या ग्रीन से या ब्लैक से बना लेना। तो यहाँ संख्या बढ़ गई पहले से, चुंबकित होते ही पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। तो उन दोनों क्षेत्रों का योग ही क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। और इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय प्रेरण का मैग्नीट्यूड कहेंगे, परिणाम कहेंगे। तो बच्चों वो डेफिनेशन मैं यहाँ लिखता हूँ। ये अभी मैंने जो परिभाषा समझाई है, बात समझ में आ गई ना। दो क्षेत्र हो गए, एक तो इस चुंबक का खुद का, ये जो चुंबकित हो गया पदार्थ उसका चुंबकीय क्षेत्र, और एक जो बाहर से हमने चुंबकन क्षेत्र लगाया था, बाह्य क्षेत्र जिसको हमने चुंबकन क्षेत्र कहा है। इन दोनों का योग ही क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। एक तो ऐसे कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि अब इस चुंबकीय पदार्थ के अंदर से एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली जो कुल क्षेत्र रेखाएं हो गई, दोनों का योग वही क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। तो उसको बच्चों में यहाँ लिखता हूँ। तो बच्चों ये मैंने डिफाइन कर दिया है इसको कि किसी चुंबकित पदार्थ के अंदर एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण का परिणाम या संख्यात्मक मान कहलाती है। इसे बी से निरूपित करते हैं, या मैं यहीं बढ़ा देता हूँ, परिणाम यहाँ आप लिख लेना, बढ़ा लेना, बी कहलाती है। अलग से लाइन लिखनी पड़ेगी कि इसे बी से निरूपित करते हैं, यहीं लिख देते हैं, बी कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कह लो या चुंबकीय प्रेरण कह लो, एक तरीके से ये दोनों क्षेत्रों का योग ही है बच्चों। तभी तो टोटल बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं देख रहे हैं जो वहाँ से अब लंबवत गुजर रही हैं। ठीक है बच्चों, ये भी एक सदिश राशि है बच्चों, आगे लिख देता हूँ मैं, कैसी है, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है। अब बच्चों इसकी यूनिट्स की बात करें तो अब जगह नहीं रही बच्चों, मैं यहाँ लिख दूँ। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके यहाँ फिगर बिगाड़ के इसका मात्रक लिख देंगे बच्चों। आप स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। यूनिट्स की बात करें इसकी, तो बच्चों देखिए अभी इसकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं। देखो SI यूनिट अगर करें तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। ठीक है, CGS यूनिट गॉस हो जाएगी। CGS यूनिट क्या हो जाएगी, CGS पद्धति में CGS यूनिट गॉस, जिसको किससे लिखते हैं बच्चों, G से, संकेत में G लिख देते हैं। तो अब बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे हम अगली क्वांटिटी पर चलेंगे। तो ये मैंने बता ही दिया वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें। अब बच्चों तीसरा टर्म पढ़ेंगे, चुंबकन की तीव्रता या चुंबकन। तो देखिए बच्चों, अभी हमने बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा करने वाले शब्द हैं, वही बात मैं कहना चाह रहा था। अभी हमने पढ़ा था चुंबकन क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता, अब चुंबकन की तीव्रता। तो सुनने में एक जैसे लगते हैं बच्चों, तो यहाँ ये कन्फ्यूज़न पैदा नहीं करना है। एक सेकंड बच्चों, कैमरे की सेटिंग ज़रा देख लें, सही है। तो चुंबकन की तीव्रता, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। या केवल मैग्नेटाइजेशन कह लें, एक ही बात है।
बात एक ही क्या बच्चों, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कुछ बुक ऐसे डिफाइन करती हैं इसका नामकरण, इसको इस तरीके से, और कुछ बुक्स में केवल चुम्बकन लिखा जाता है। और इसको हम किससे लिखते हैं, या है बच्चों, या तो ये पढ़ लें या ये पढ़ लें, एक ही बात है। इसको किससे लिखेंगे बच्चों, आई से। यहाँ बता दें ये भी एक सदिश राशि है जो पढ़ने जा रहे हैं, ये भी कैसी राशि है, सदिश राशि है बच्चों। तो बच्चों अभी हमने बताया था कि जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी पदार्थ को रखते हैं तो वो चुंबकित हो जाता है। तो जब वो चुंबकित हो गया तो उसमें चुंबकीय आघूर्ण भी उत्पन्न होगा। जब चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ, एक सेकंड बच्चों, तो उसके एकांक आयतन में, यानी पदार्थ के एकांक आयतन में, एकांक आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण उस पदार्थ की चुंबकन की तीव्रता कहलाता है। तीव्रता आई, इसको किससे लिखते हैं, आई से। सीधी सी बात है भाई, सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि उसके एकांक आयतन में कितना चुंबकीय आघूर्ण, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, जिसे आपने पढ़ा था एम से लिखते हैं। तो आई बराबर कितना हुआ, यानी पदार्थ में जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ एम, आपने चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था, उसको हमने एम से लिखा था। एकांक आयतन का देख रहे हैं तो आयतन से भाग दे दिया, तो ये हो गया। और अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो बच्चों चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि है तो ये भी सदिश आएगा। सदिश में अदिश राशि का भाग कर रहे हैं, आयतन अदिश राशि है, अदिश का भाग सदिश में करेंगे, सदिश आएगा। तो इस फॉर्मूले को हम वेक्टर आई बराबर वेक्टर एम अपॉन वी ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी इसकी डायरेक्शन वही होगी जो मैग्नेटिक मूवमेंट की है, चुंबकीय आघूर्ण की है। तो ये भी एक सदिश राशि है। इसके मात्रक की बात कहें तो यहाँ से आप देखेंगे, देखो मैग्नेटिक मूवमेंट की जो यूनिट होती है, देखो यहाँ से निकाल देता हूँ मैं, एम्पियर पर मीटर आएगी, एम्पियर पर मीटर। मात्रक कितना होगा, एम्पियर पर मीटर। कैसे हो गया उसको समझ लें। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आपने ऐसे पढ़ा था कि एम बराबर आई ए, आई करंट था तो एम्पियर और इसका मीटर स्क्वायर, और अपॉन वॉल्यूम कर रहे हैं तो आई बराबर एम अपॉन वी है। तो एम का जो यूनिट हुई एम्पियर मीटर स्क्वायर हुई, अपॉन वॉल्यूम की जो यूनिट होती है मात्रक मीटर क्यूब होता है। मीटर स्क्वायर से ये मीटर टाइम्स कट गया, तो एम्पियर पर मीटर। इस तरीके से आ गई इसकी यूनिट। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। बच्चों अब चौथी राशि पर चलते हैं जिसका नाम है चुंबकीय प्रवृत्ति, यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको कैसे डिफाइन करेंगे। एक तरीके से बच्चों चुंबकीय प्रवृत्ति किसी पदार्थ में चुंबकन के धारण करने की क्षमता को बताती है। उसका जो चुंबकन है उसमें कितना चुंबकन धारण हो रहा है, कितनी कैपेसिटी है उसकी चुंबकित होने की, एक तरीके से वही बताता है चुंबकीय प्रवृत्ति। और इसको अगर मैथमेटिकली डिफाइन करें बच्चों चुंबकीय प्रवृत्ति को, तो किसी पदार्थ की, जैसे बच्चों हमने किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा, वो चुंबकित हो गया, उसमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ, उसके एकांक आयतन में जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ उसको हम कहते हैं चुंबकन की तीव्रता। एक सेकंड, हाँ तो बच्चों हम ये कह रहे थे उस पदार्थ के एकांक आयतन में जितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ उसे हमने क्या कहा था बच्चों, चुंबकन की तीव्रता कहा था। तो किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन की तीव्रता
चुम्बकन की तीव्रता आई, और ये किससे उत्पन्न हुई थी? चुम्बकन क्षेत्र से, यानी चुम्बकन क्षेत्र की तीव्रता से। उन दोनों का जो अनुपात है बच्चों, वही क्या कहलाता है? चुम्बकीय प्रवृत्ति। तो किसी पदार्थ में उत्पन्न चुम्बकन की तीव्रता आई तथा चुम्बकन क्षेत्र, या हम ये भी कह सकते हैं तथा इसे उत्पन्न करने वाले, ऐसे भी लिख सकते हो, इसे उत्पन्न करने वाले, तथा इसे, ये किसकी वजह से उत्पन्न हुआ? तथा इसे उत्पन्न करने वाले चुम्बकन क्षेत्र, जिसे आपने चुम्बकीय तीव्रता भी कहा था, चुम्बकन क्षेत्र H। ये है क्या बच्चों? चुम्बकीय तीव्रता। इसको या चुम्बकीय नहीं लिख रहे बच्चों, कन्फ्यूजन होगा, ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही चलते हैं आगे। तथा इसे उत्पन्न करने वाले चुम्बकन क्षेत्र H के अनुपात को जल्दी जल्दी लिख देता हूँ बच्चों में, के अनुपात को चुम्बकीय प्रवृत्ति यहीं लिख देता हूँ, काई से लिखते हैं बच्चों इसको, चुम्बकीय प्रवृत्ति काई कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन बन जाएगी बच्चों? वो डेफिनेशन तो ये हो गई। तो इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेशन दें तो काई इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों? वेक्टर आई अपॉन वेक्टर एच। ये अनुपात है बच्चों। संख्यात्मक रूप में इसको लिखेंगे तो काई बराबर आई अपॉन एच लिखेंगे। इसकी यूनिट बच्चों कोई नहीं होगी, क्योंकि आई की डायमेंशन एम्पियर पर मीटर और इसकी डायमेंशन, वो इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर, इसका मात्रक भी एम्पियर पर मीटर, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक विहीन है, कोई मात्रक नहीं होगा। ये एक प्रवृत्ति है, ये टेंडेंसी है कि उसमें चुम्बकत्व धारण करने की कितनी क्षमता है, वही बताता है ये चुम्बकीय प्रवृत्ति। जैसे हम चुम्बकीय क्षेत्र को निर्वात में लगा दें, यानी जैसे हमने लोहे की छड़ रखी थी तो उसमें कितना चुम्बकत्व उत्पन्न हुआ, उसमें चुम्बकत्व धारण करने की कितनी क्षमता है, वो काई से पता चलेगी। अगर निर्वात हो वहाँ, तो निर्वात में कोई चुम्बकत्व उत्पन्न नहीं होगा, निर्वात को हम चुम्बक नहीं बना सकते, चुम्बकित नहीं कर सकते, तो उसकी क्षमता शून्य हो गई। यानी निर्वात के लिए काई कितना हो गया? निर्वात के लिए काई हो गया बच्चों शून्य हो गया। आगे आप पढ़ेंगे प्रतिचुम्बकीय पदार्थ होते हैं, वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुम्बकित होते हैं, उनके लिए काई नेगेटिव होगा। अनुचुम्बकीय पदार्थों के लिए काई पॉजिटिव होगा। लौह चुम्बकीय पदार्थों के लिए काई का मान बहुत ज़्यादा होगा और पॉजिटिव होगा। ये आगे डिटेल में आएगा। तो चुम्बकीय प्रवृत्ति एक तरीके से चुम्बकत्व को धारण करने की क्षमता है। वो मैं यहाँ लिख दूँ बच्चों, तो वो ध्यान बनी रहेगी आपको। तो बच्चों वो बात मैंने यहाँ लिख दी कि चुम्बकीय प्रवृत्ति पदार्थ के चुम्बकत्व धारण करने की क्षमता को इंगित करती है, की ओर इशारा करती है, को बताती है हमें। इसीलिए निर्वात के लिए काई कितना हमने लिख दिया है 0। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अगली राशि पर चलेंगे। बच्चों अब चलते हैं अगली क्वांटिटी पर, जिसको कहते हैं चुम्बकशीलता, दैट इज़ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो बच्चों अभी हमने देखा था कि जब किसी पदार्थ को बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र में रखा, यानी चुम्बकन क्षेत्र H में रखा, तो उसके अंदर एक चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न हुआ या चुम्बकीय फ्लक्स घनत्व उत्पन्न हुआ। इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है बच्चों? चुम्बकशीलता। और इसको किससे लिखते हैं बच्चों? म्यू से। तो म्यू क्या रहा? एक मैथमेटिकली देखें, B और H का अनुपात। B क्या है बच्चों? चुम्बकीय प्रेरण, और H क्या है? चुम्बकन क्षेत्र या चुम्बकीय तीव्रता। इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है? चुम्बकीयशीलता। एक्चुअली बच्चों B क्या था कि जब बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र में रखा था पदार्थ को, तो उससे क्षेत्र रेखाएं निकली थी, पदार्थ चुम्बकित हो गया था, और उस पदार्थ के अंदर जो चुम्बकत्व उत्पन्न हुआ उससे भी क्षेत्र रेखाएं आई। तो एक तरीके से ये वो चुम्बकीय क्षेत्र है जब पदार्थ चुम्बकीय क्षेत्र में रखा गया है, उस समय एकांक क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, और जब
उस पदार्थ की अनुपस्थिति, पदार्थ न रखा हो तो कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, यानी वो h है। तो इन दोनों का अनुपात ही क्या है, म्यू है। तो इसको मैं यहाँ बच्चों परिभाषा में लिख देता हूँ। हाँ तो बच्चों ये इस डेफिनेशन, इस फॉर्मूले से मैंने इसको शब्दों में परिभाषित कर दिया है बच्चों। b और h का अनुपात ही तो म्यू है, तो इसी को मैंने शब्दों में लिख दिया है कि किसी चुंबकन क्षेत्र में रखे पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व b तथा चुंबकीय तीव्रता या चुंबकन क्षेत्र h के अनुपात को उस पदार्थ या उस माध्यम की चुंबकशीलता म्यू कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। अब इसका अगर हम मात्रक निकालना चाहें, मात्रक देखिए यहाँ से, तो देखो बच्चों म्यू का मात्रक देख रहे हैं, तो b का मात्रक लिखोगे वेबर पर मीटर स्क्वायर अपॉन h का मात्रक बच्चों हमने कितना बताया था, एम्पियर पर मीटर। बच्चों मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है धोखे से कहीं मैं h का मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर भी तो नहीं लिख गया हूँ, तो वहाँ सही कर लेना, h का मात्रक एम्पियर पर मीटर होता है। वो चूँकि हम ये एक जैसे टर्म है, तीव्रता आ रहा है, तो वहाँ मैं धोखे से अगर लिख गया हूँ तो सही कर लेना, या तो सही लिखा ही होगा, तो ये ध्यान रखेंगे। h का मात्रक क्या लिखेंगे बच्चों, एम्पियर पर मीटर। तो बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या रह जाएगा, देखिए वेबर पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर अपॉन एम्पियर, तो मीटर से ये कट गया, तो क्या मात्रक आ गया, वेबर पर एम्पियर मीटर। ये मात्रक हो गया इसका, वेबर पर एम्पियर मीटर। अब देखें बच्चों यहाँ जो चुंबकशीलता है म्यू, वो वास्तविकता में माध्यम की, सही तरीके से कहें तो माध्यम की एब्सोल्यूट, जिसे निरपेक्ष कहेंगे, ठीक है ना। एक सेकंड बच्चों, एब्सोल्यूट कहते हैं निरपेक्ष को, माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता है माध्यम की, यानी एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। बाई है बच्चों, बाद में देखेंगे बच्चों। और म्यू नॉट जो होती है बच्चों वायु या निर्वात की, वायु या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता हो गई। इन दोनों का जो अनुपात होगा बच्चों वो आपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता, दैट इज म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू नॉट। ये दो चुंबकशीलताओं का अनुपात है, इसलिए म्यू आर का कोई अनुपात नहीं होता, क्योंकि ये आपेक्षिक चुंबकशीलता है। वो ये बताती है कि उस पदार्थ की चुंबकशीलता निर्वात के कंपैरिजन में, निर्वात की तुलना में कितने गुना है, किस अनुपात में है, वो अनुपात बताती है। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता हो गई माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता बटे वायु या निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात। इसका कोई मात्रक नहीं होगा, लेकिन म्यू का मात्रक होता है नो यूनिट, इसकी नो यूनिट, कोई मात्रक नहीं होगा बच्चों। तो इसको भी नोट करें। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपने चुंबकशीलता भी देख ली। अब आगे चलेंगे बच्चों, हमने 3 वेक्टर्स पढ़े बी, एच और आई, 3 ये सदिश राशियां पढ़ी। इनके बीच क्या रिलेशन है उसको निकालते हैं, उससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं। तीनों वेक्टर्स एच, बी और आई में जो रिलेशन है, तो देखो बच्चों हमने एक धारावाही प्रणालिका पढ़ी थी, धारावाही प्रणालिका। तो धारावाही प्रणालिका में जो धारा बह रही है उससे उसकी अक्ष पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है बच्चों। इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर करोड़ रख दी, कोई लोहे की छड़ रख दी, तो वो चुंबकित हो जाएगी। जैसे अभी हमने बताया था कि तो इसका जो चुंबकन क्षेत्र होगा, धारावाही प्रणालिका अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, उस क्षेत्र में हमने एक लोहे की छड़ डाल दी या करोड़ डाल दी एक लोहे की,
तो वो चुम्बकित हो जाएगी। तो उसमें चुम्बकीय प्रेरण जो उत्पन्न होगा वो दो प्रकार से उत्पन्न होगा। एक तो जो चुम्बकन क्षेत्र था वो जिसने उसको चुम्बकित किया है और वो चुम्बकित हो गई, उसके कारण उसके अंदर भी चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया। तो एक रिलेशन हमें ये मिलता है कि उस क्षण में ये वही स्थिति हो गई जैसे चुम्बकीय क्षेत्र में, बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र में अभी हम समझाते आ रहे थे कि किसी छड़ को रख देते हैं, यहाँ प्रणालिका के अंदर रख दी तो प्रणालिका का जो क्षेत्र है वो चुम्बकन क्षेत्र हो गया, वही उसको चुम्बकित करेगा, उस करोड़ को, या उस अंदर जो छड़ डाली है उसे करोड़ कह देते हैं बच्चों। तो उसके अंदर जो B उत्पन्न होगा वो इस तरीके से, H तो चुम्बकन क्षेत्र और उसके अंदर जो डाइपोल मूवमेंट उत्पन्न हुआ उसके कारण, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है। तो टोटल जो चुम्बकीय प्रेरण है उसके अंदर वो इतना होगा, B = μ0 H + I। आगे बात समझ में, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। न्यूमेरिकली देखें तो B = μ0 H + I। एक आपको ये बात ध्यान रखनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और भी रिलेशंस निकालते हैं। जैसे आपने देखा है बच्चों कि अभी हमने काई पढ़ाया था, काई बराबर पढ़ाया था I और H का अनुपात, अभी पढ़ाया है थोड़ी देर पहले। तो यहाँ से I कितना आ गया बच्चों, काई × H, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ तो B कितना आ गया, μ0 H + काई H। तो H कॉमन ले लूँ तो यहाँ कर लूँ, B बराबर कितना आ गया बच्चों, μ0 H और 1 + काई। और हमने ये पढ़ाया था बच्चों कि B बराबर होता है, म्यू बराबर पढ़ाया था V/H अभी थोड़ी देर पहले। B बराबर, इससे हमें क्या मिलेगा कि B बराबर μH। तो B के स्थान पर मैं μH रख देता हूँ, तो μH बराबर μ0 H 1 + काई। H से H कैंसिल, μ0 को इधर ले आऊँ, μ/μ0 बराबर 1 + काई। आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि μ/μ0 रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है, μr होती है, तो μr बराबर आ गया 1 + काई। एक रिलेशन ये आ गया। तो ये बच्चों कुछ रिलेशंस हैं इन वेक्टर्स के और इन क्वांटिटीज़ के लिए। तो आज हमने मैग्नेटिज्म से संबंधित कुछ टर्म्स पढ़े हैं, जैसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी μr क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, यानी चुम्बकीय तीव्रता क्या है, और चुम्बकन की तीव्रता क्या है। एक बात ध्यान रखना बच्चों, आपकी NCERT की बुक में चुम्बकन की तीव्रता को M से लिखा है, कैपिटल M से, लेकिन हम I से लिख के चल रहे हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ I विद्युत धारा नहीं है, यहाँ चुम्बकन की तीव्रता है। M से हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि M से हम क्या पढ़ के आए हैं अभी तक, चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण, कैपिटल M से, उसको भी पढ़ा है, तो कन्फ्यूज़न पैदा ना हो जाए कि ये M क्या है, तो इससे कंफ्यूज ना हो। NCERT की बुक में जो M है वो मैंने क्या बनाया है बच्चों, I। तो ये ध्यान रखना, नहीं तो आप NCERT बुक में देखेंगे तो कहेंगे यहाँ I तो है ही नहीं, कहीं सर ने कई जगह I पढ़ा दिया है, जैसे यहाँ भी I आया है, यहाँ भी I आया है। तो NCERT में काई = M/H होगा बच्चों। NCERT बुक में जो M है वो हमने उसको I से लिखा है बच्चों, ठीक है। ये NCERT में है और ये हम पढ़ा रहे हैं, इस लेटर को हमने इससे लिखा है, और हम जो M पढ़ा रहे हैं वो है चुम्बकीय आघूर्ण और ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन टर्म्स को बच्चों हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि अब हम अगले लेक्चर में चुम्बकीय पदार्थ पढ़ने जा रहे हैं। तो उन चुम्बकीय पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे। चुम्बकीय पदार्थ अलग अलग नेचर के होते हैं, अलग अलग टेंडेंसी होती है, अलग अलग लक्षण उत्पन्न करते हैं, अलग अलग प्रभाव दिखाते हैं। उन चीज़ों को जब पढ़ेंगे तो उनमें इन्हीं टर्म्स की बात हुआ करेगी। तो वो चुम्बकत्व को समझने के लिए ये टर्म्स सीखना बहुत ज़रूरी था। तो बच्चों कल के लेक्चर में क्या रहेगा, चुम्बकीय पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो इनके विधिवत नोट्स बनाइए बच्चों। मैंने इनकी परिभाषाएं लिख के पूरा समझाने का प्रयास किया है कि आपको परिभाषाएं भी दी हैं, आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।